दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र मिश्र। चुनाव नहीं ये कब्जा है, लोकतंत्र नहीं ये फांसीवाद है, ये जनादेश नहीं सुप्रीम ज्ञानादेश है। जी हाँ, बंगाल के चुनाव को जो लोग चुनाव मान रहे हैं वो अभी भी भ्रम के शिकार हैं। उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं कि बंगाल में 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी थी, और यह भी सच है कि टीएमसी और ममता कोई दूध के धुले नहीं है। आज जो उनके साथ हुआ है उसको उन्होंने ही बोया था और इस चुनाव में काट भी लिया। इससे भी ज़्यादा या ऐसा मौका है जब बंगाल की पूरी राजनीतिक संस्कृति पर भी विचार किया जाना चाहिए, जिसमें हिंसा न केवल उसकी जड़ में है बल्कि पिछले कई दशकों से पूरे राजनीतिक विमर्श का एक प्रमुख पहलू बना हुआ है। बावजूद इसके एक बात बिल्कुल सच है कि जनमत जिसके पक्ष में होता है सरकार उसी की बनती है। यह एक प्राथमिक बात है जिसका अभी भी बंगाल में पालन हो रहा था, लेकिन इस चुनाव ने इस शर्त को भी तोड़ दिया। इस बार का बंगाल का चुनाव जैसे एक युद्ध का मैदान बन गया था और उसमें जनता की ताकत से ज़्यादा धन, सत्ता और मसल पावर प्रमुख हो गई थी। और उससे भी ज़्यादा चुनाव अकेले बीजेपी नहीं लड़ रही थी, बल्कि उसके साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों समेत तमाम सरकारी एजेंसियों की ताकत थी, जिसमें एसआईआर से लेकर मतदाताओं को उनके समर्थन और विरोध के आधार पर अलग अलग करने के तमाम तरीके भी शामिल थे। सच ये है कि 90 लाख की बात छोड़ दीजिए, अगर उन 27 लाख वोटरों को मतदान के लिए हरी झंडी दे दी जाती जिनको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, तो बीजेपी ने 4.5% की जो बढ़त हासिल की है वह भी नहीं रह पाती। यही हकीकत है और यही सच्चाई। बावजूद इसके इन सब चीज़ों को आजमाने के बाद भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत रही थी। अगर सिर्फ और सिर्फ मतगणना साफ सुथरे तरीके से हो जाती तो भी चुनाव की तस्वीर बिल्कुल अलग होती। चुनाव तो तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी और असम में भी हुए थे। क्या वहां मतगणना में इसी तरह की देरी की गई थी? बिल्कुल नहीं। पश्चिम बंगाल में मतगणना की धीमी गति का आलम यह था कि कछुआ भी शर्मा जाए। कई मतगणना केंद्रों पर शाम के 2-3 बजे तक 1 या 2 राउंड की ही मतगणना हो पाई थी, जैसा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाया गया था। या फिर यह माना जाए कि उन राउंड्स में भी मतगणना तो हो गई थी, लेकिन आयोग उनके मैनिपुलेशन के रास्ते तलाश रहा था, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। बहरहाल एक बात तय है कि सब कुछ एक सोची समझी रणनीति के तहत संचालित किया जा रहा था और यह सब कुछ प्रायोजित था। बीजेपी नेतृत्व और चुनाव आयोग ने मिलकर फैसला कर लिया था कि मतगणना की गति बहुत धीमी रखनी है और उन्हीं सीटों पर मतगणना के राउंड को आगे बढ़ाना है जिन पर बीजेपी की जीत की संभावना दिखे। यह पहले से ही तय कर लिया गया था। इस लिहाज से अभी जबकि कल सुबह पोस्टल बैलेट खुले ही थे, तभी से बीजेपी के जीत की दुंदुभी बजनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक आते आते वह परवान चढ़ गई और 2-3 बजे तक ये माहौल बनाया गया मानो बीजेपी ने बंगाल फतह कर लिया है और सड़कों पर डांस शुरू हो गया। जबकि सच्चाई ये थी कि अभी बहुत सारे केंद्रों पर 10-15 राउंड तक की मतगणना बाकी थी, यानी बहुत सारे वोटों की अभी गिनती होना शेष था। यह बात जरूर है कि उस समय बीजेपी और टीएमसी के बीच सीटों का अंतर 195 बनाम 90 दिखाया जा रहा था, लेकिन इसके आगे बने रहने की संभावना बहुत कम थी। अब मैनिपुलेशन ही एकमात्र सहारा था
जिसके जरिए इसको बरकरार रखा जा सकता था। लिहाजा 3 बजे के बाद अचानक जगह जगह हिंसा शुरू हो गई। टीएमसी दफ्तरों और न केवल पंडालों पर हमले हुए, बल्कि जगह जगह टीएमसी के नेताओं को घेरकर मारा जाने लगा। शाम को 5 बजे अचानक ममता बनर्जी के घर के पास से जय श्री राम के नारे लगाते बीजेपी कार्यकर्ताओं का उग्र समूह बाइक से गुजरा। लिहाजा पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और माहौल इस तरह से बनाया गया जैसे ममता बनर्जी के घर पर हमला होने वाला है। और फिर अचानक वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी जाती है। यानी हर तरीके से एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, जिसमें किसी भी टीएमसी कार्यकर्ता के लिए कुछ बोल पाना बहुत मुश्किल हो जाए। इस तरह का कुछ माहौल बनाया गया और फिर इसी बीच एक ब्रह्मास्त्र चलाया गया, जिसके बारे में ना तो कोई सोच सकता था और न ही सामान्य परिस्थितियों में कोई हिम्मत कर सकता था। लेकिन चूंकि पूरे सूबे में टीएमसी कार्यकर्ताओं को एक साथ संदेश देना था, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उस पर अमल किया गया। आपको बता दें कि शाम को तकरीबन 3 बजे ममता बनर्जी ने अपने मतगणना एजेंटों को अपनी जगहों पर डटे रहने का आह्वान किया था और कहा था कि 170 से ज़्यादा सीटों पर टीएमसी बढ़त बनाए हुए है, आप लोग बस अपनी जगहों पर बने रहिए। खेल की शुरुआत ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर से हुई। यहाँ मतगणना के 6 राउंड तक ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर अच्छी खासी बढ़त बना रखी थी। हर राउंड में 2-2, 3-3 गुना नहीं, बल्कि कई में तो 10-10 गुना तक की मार्जिन से ममता बनर्जी आगे थी। लेकिन अचानक छठे राउंड के बाद तस्वीर बदल गई। यह वही समय था जब ममता बनर्जी को पता चला कि उनके काउंटिंग सेंटर पर मतगणना से छेड़छाड़ की जा रही है। खबर मिलते ही वह मतगणना केंद्र के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यहां तक कि वहां उनको बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा गालियां दी जाती हैं और मारने तक की कोशिश होती है और फिर अंत में निराश होकर उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इसके साथ ही एक बारगी यह संदेश चला गया, जब ममता बनर्जी अपनी सीट पर फेयर काउंटिंग नहीं करा पा रही हैं तो फिर बाकी सीटों पर कार्यकर्ता क्या ही कर लेंगे। इस तरह का कुछ संदेश टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भेजा गया। फिर क्या था, जो ममता अपनी सीट पर छठे राउंड तक बहुत आगे थी और वो 7वें से लेकर 20वें राउंड तक न केवल पीछे हो गई, बल्कि हर राउंड में शुभेंदु अधिकारी उनसे दुगने की बढ़त पर रहे और इस तरह से अंत में अधिकारी को 15,000 वोटों से विजयी घोषित कर दिया गया। और फिर दूसरी सीटों पर भी धड़ाधड़ न केवल काउंटिंग संपन्न हो गई, बल्कि बीजेपी की जीत की घोषणा कर दी गई। इस तरह से बंगाल पर बीजेपी का कब्जा हो गया। बंगाल की सत्ता पर कब्जे ने बीजेपी को गुणात्मक तौर पर एक दूसरे मुकाम पर पहुंचा दिया है। इस जीत के साथ ही बीजेपी आरएसएस के वैचारिक वर्चस्व का एक दूसरा चरण पूरा हो गया, जिसमें उसने न केवल बांग्ला उपराष्ट्रवाद को परास्त कर दिया, बल्कि अपने तरीके से बंगाल में हिंदुत्व के वर्चस्व का झंडा गाड़ दिया। सिलसिला आगे बढ़ा तो भविष्य में न केवल बंगाली भद्रलोक इतिहास का विषय हो जाएगा, बल्कि शेष भारत से 100 साल आगे सोचने वाला बंगाल भले ही मछली खाता रहे, लेकिन एक बात तय है कि वह पूरे कीचड़ में बदल जाएगा। और वैसे भी कहीं कमल खिलने की यह पूर्व शर्त होती है, ये हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सांप्रदायिकता अपने नए परवान पर होगी और महिलाओं की स्वतंत्रता पाताल में गोते लगा रही होगी। संस्थाओं के नाम पर जो कुछ शैक्षणिक और मेडिकल संस्थान बचे थे,
वो दीमक के शिकार हो जाएंगे। जादवपुर और स्टीफेंस कॉलेज को जेएनयू जैसे हमले के लिए तत्काल तैयार हो जाना चाहिए और उनका मुकाबला कैसे करें इसकी रणनीति बनानी चाहिए। एक चीज़ यहाँ सीपीएम के लिए भी कहना जरूरी है। टीएमसी की सत्ता से निजात पाने के लिए उसने कुछ सालों पहले राम और फिर वाम का जो नारा दिया था वह न केवल आत्मघाती था बल्कि वह दूसरे सूबों में उन क्षेत्रीय दलों और खुद बंगाल में भी टीएमसी की तरह का ही मामला है, जिसमें समर्थन देने वाले उन्हीं दलों को बीजेपी ने बारी बारी से निगल लिया और कहीं का नहीं छोड़ा। अभी जबकि सूबे में बीजेपी की सरकार होगी तो उसके पहले निशाने पर टीएमसी नहीं बल्कि सीपीएम होगी। शुरुआती दौर में भले ही कुछ जोर टीएमसी पर रहे क्योंकि उसे तात्कालिक तौर पर कमजोर करना बीजेपी के लिए जरूरी है, लेकिन सीपीएम उसके सबसे बड़े निशाने पर होगी। जिस एक दल को उसे बिल्कुल जड़ से खत्म करना है वह सीपीएम ही है। इसलिए इस बड़े संभावित हमले के जवाब की उसे भी तैयारी कर लेनी चाहिए। और आखिरी बात जो यहाँ कहनी है वह यह कि अभी भी विपक्ष अगर चुनाव के भरोसे केंद्र में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देख रहा है तो वह ख्वाब ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि न केवल देश की सारी संस्थाएं बल्कि मीडिया से लेकर हर उस हिस्से पर बीजेपी संघ का कब्जा हो गया है जिससे बगैर जनमत के समर्थन के भी सत्ता हासिल की जा सकती है। लिहाजा उसको सत्ता से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वह है जनता। चुनाव का बहिष्कार कीजिए, जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरिए और उसमें जनता की बड़ी से बड़ी गोलबंदी कीजिए। यही गांधी ने बताया है और यही सिखाया है और बीच में जब जरूरत पड़ी तो जेपी ने भी आजमाया था। और बहुत ज़्यादा करीब से कुछ और देखना समझना और सीखना चाहते हैं तो पड़ोसी बांग्लादेश है, जहां बीएनपी ने आखिरकार चुनाव का बायकॉट कर दिया था जब शेख हसीना ने बीजेपी की तर्ज पर सारी संस्थाओं पर कब्जा कर अपने सत्ता में आने की गारंटी कर ली थी। लेकिन अंत में क्या हुआ उसको पूरी दुनिया जानती है। जनता उठ खड़ी हुई और शेख हसीना को केवल अपनी कुर्सी नहीं बल्कि देश छोड़ना पड़ गया और पिता मुजीबुर रहमान की नींव पर जो बांग्लादेश खड़ा था और उन्हें अपने नायक के तौर पर देखता था वो अचानक खलनायक में बदल गए। दोस्तों, आपने पूरा कार्यक्रम सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप एक दूसरे के साथ बने रहें, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जनचौक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई टिप्पणी हो या किसी तरह का सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, वो हम तक पहुंच जाएगा। बहरहाल एक बार फिर आपका शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।